पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय है। आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। यहां पर महागठबंधन के सभी बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो खबर है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई थी और इसका ऐलान किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट के प्रदेश स्तरीय नेता भी मौजूद हैं। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन गई है, इसका ऐलान किया जाना है। आपको बता दें, सीट बंटवारे का फॉर्मूला आखिरकार तय हो गया है। आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के प्रदेश स्तरीय नेता भी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, आखिर फॉर्मूले पर सहमति बन गई है, अब सीट शेयरिंग में किसकी चली है? देखिए, बेशक आरजेडी की चली है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को आना था, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि के तौर पे मनोज झा और जगदानंद सिंह को भेजा। अखिलेश सिंह बतौर अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, लेफ्ट के तरफ से भी नेता थे, लेकिन तेजस्वी यादव खुद ना होके अपने दो बड़े नेताओं को यहाँ भेजे थे, जिसमें जगदानंद सिंह और मनोज झा दोनों शामिल थे। 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 9 सीट कांग्रेस को दिया गया है। और सबसे रोचक बात यह है कि जिस पूर्णिया सीट के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी कि वो सीट पप्पू यादव के खाते में जाएगा, आरजेडी अंत तक रिजिड रही और फाइनली वो सीट आरजेडी के पास ही रह गई, यानी बात नहीं बनी। अगर एक बदलाव की बात करें तो सुपौल सीट से कटिहार सीट का एक्सचेंज हुआ है, तो एक बदलाव हुआ है। तो एक तरह से कहें आरजेडी की पूरी तरह से चली है और महागठबंधन में जितने भी दल थे आरजेडी के समक्ष घुटने देखते हुए नजर आए और साफ तौर पे जिनकी जो ग्रीवांसेस थी उसके अनुकूल आरजेडी कोई एक्टिविटी नहीं की, वो अपने बात पे रिजिड रही। और फाइनली जो फार्मूला तय होकर बाहर आया है उसमें 26 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और बाकी के जो 5 सीट हैं उसमें लेफ्ट पार्टियां लड़ेगी। जी बिल्कुल, इस पूरे फॉर्मूले में लालू यादव ही भारी पड़ते नजर आए। ये बताइए आशुतोष कि बिहार की किन सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है? देखिए, आरजेडी के लिए जिन 26 सीटों का नाम है उसमें जो हॉट सीट है उसकी अगर हम बात करें तो राजद के खाते में गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, उसके बाद वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर, ये तमाम सीटें आरजेडी ने अपने चॉइस से रखी है। जहाँ तक कांग्रेस की सीट की बात करें तो किशनगंज सीट कांग्रेस को दिया गया है। इसके अलावा कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज सीट कांग्रेस को दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जहाँ पे थोड़ी पकड़ है उस बात का ध्यान में रखा गया है, लेकिन कांग्रेस की चाहत कुछ और थी और उस चाहत के अनुकूल आरजेडी के समक्ष एक भी न चली। आरजेडी ने जिन सीटों को पहले फाइनल किया, अपने कैंडिडेट को सिंबल बांटना शुरू किया। फर्स्ट फेज के अगर कैंडिडेट की बात करें तो बिना गठबंधन की रणनीति तय हुए, बिना घोषणा किए हुए फर्स्ट फेज के सेकंड फेज तक के सिंबल आरजेडी ने बांट दी और इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार दबाव बनाया भी गया, बातें भी की गई। कई बार अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव से मिलने भी गए, लेकिन फाइनली आरजेडी जो चाहती थी वही हुआ और आज इसकी विधिवत घोषणा हो गई है। जी बिल्कुल, आरजेडी जो चाहती थी वही हुआ। और बात करें अगर पूर्णिया सीट की, काफी हॉट सीट है, यहाँ पर पप्पू यादव पहले टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन फिर यहाँ से बीमा भारती को उम्मीदवार घोषित किया गया और वो भी पूरा लालू प्रसाद यादव का ही फैसला था। बेशक, और इस बाबत अब आरजेडी के नेताओं के बयान भी आए हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव का ट्वीट हो या कई आरजेडी प्रवक्ताओं का बयान। साफ तौर पे आरजेडी का कहना है कि पार्टी तय करती है और गठबंधन में एक रणनीति के तहत फैसले लिए जाते हैं। यदि पप्पू यादव के दिलो दिमाग में पूर्णिया बस रहा है तो वो कांग्रेस से बात करे, यानी पप्पू यादव को पूरी तरह से आरजेडी ने एक तरह से कहा आईना दिखा दिया और कहा कि आप ये मांग अपनी पार्टी में कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जाप को पूरी तरह से समाप्त करके पप्पू यादव
यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उनकी जो ग्रीवांसेस थी वो आरजेडी से हो रही थी। वो लालू प्रसाद यादव से भी मिले थे, तेजस्वी यादव से भी मिले थे, लेकिन आरजेडी ये साफ साफ कह रही थी कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को तय करना है कि जो उन्हें सीट प्राप्त हुए हैं उसमें पप्पू यादव को जहां से चाहें वहां से लड़ा सकते हैं, ये आरजेडी का विषय नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने चुटकी भी ली और बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव किसी यादव नेता को बिहार में बढ़ने नहीं देते हैं। यानी पप्पू यादव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की जागी, क्योंकि जिस अंदाज में आरजेडी ने पप्पू यादव की उपेक्षा की, लगातार प्रयास के बाद भी पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को खड़ा करके आरजेडी ने यह साफ कर दिया कि आरजेडी की अपनी रणनीति है और उसी के तहत आरजेडी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और पूर्णिया सीट फिसलने के बाद पप्पू यादव के मधेपुरा सीट से भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। बेशक अब ये कांग्रेस को तय करना है, आरजेडी को भी इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कांग्रेस जहां से उन्हें लड़ाए, लेकिन पप्पू यादव ने अपने बयानों में यह साफ कर दिया है कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं और मेरे प्राण पूर्णिया में बसते हैं। मतलब साफ है कि पूर्णिया के सीट को लेकर पप्पू यादव रिजिड हैं। यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो स्वतंत्र रूप से भी खड़ा हों। हालांकि अभी तक इस तरह का इंडिकेशन नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जिद्दी हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि पप्पू यादव पूर्णिया से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा हो जाएंगे या एक तरह से कहें डमी कैंडिडेट के रूप में भी खड़ा हो जाएंगे तो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन जिस अंदाज में आरजेडी ने पप्पू यादव को नजरअंदाज करके बीमा भारती को टिकट दी है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि पप्पू यादव को आरजेडी ने एक तरह से कहें उपेक्षित रखा। लाख प्रयास के बाद भी वो महत्व नहीं दिया। खास करके कोसी इलाके में जो वो महत्व चाहते थे, उस इलाके में उतना तवज्जो नहीं दिया गया जितना तवज्जो की वो आशा कर रहे थे। जी बिल्कुल, साइड लाइन कर दिया गया। ये बताइए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट के प्रदेश स्तरीय नेता भी मौजूद हैं। कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं? देखिए, पहले तो यहाँ तेजस्वी यादव को खुद हैंडल करना था, लेकिन अचानक से एक तरह से कहें प्रोग्राम में तब्दीली आई। जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो थे, मनोज झा राज्यसभा के सांसद थे, ये आरजेडी के प्रतिनिधि के तौर पे थे। कांग्रेस के तरफ से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं, और लेफ्ट की तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य को आना था, वो भी नहीं आए, वो अपने एक प्रतिनिधि को भेज दिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े नेताओं के आने की बात थी कि तेजस्वी आएंगे, दीपांकर आएंगे, उन दोनों ने तो नहीं आया, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो जरूर मौजूद रहे। तो एक तरह से कहें जिस तरह से किचकिच हो रखा था महागठबंधन में, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महागठबंधन के नेताओं ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे अंदर कोई अंदरूनी तकरार नहीं है, सब कुछ सुलह हो चुका है और हम लोगों ने तय किया है कि 26 सीट पर कांग्रेस, 26 सीट पर आरजेडी, 9 सीट पर कांग्रेस और बाकी के जो 5 सीट है उस पर लेफ्ट पार्टियां लड़ेगी। जी आशुतोष, ये बताइए कि अब लालू से झटका खाए पप्पू यादव के लिए क्या कांग्रेस कोई सख्त स्टैंड लेगी, ले सकती है, और पप्पू यादव के लिए आगे क्या विकल्प बचता है, क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, पप्पू यादव लगातार कांग्रेस पे दबाव बना रहे हैं कि उनके लिए एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस का दामन थामा था और ये भरोसा दिलाया था कि खास करके कोसी इलाके में वो अपने प्रभाव के दम पर कांग्रेस को सीटें दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ महागठबंधन में सब कुछ उलट हो गया। आरजेडी की ये कोशिश रही कि सीमांचल इलाके में अपनी पकड़ मजबूत किया जाए और उस इलाके में पप्पू यादव नाम के कोई यादव नेता आगे न बढ़े, जैसा कि बीजेपी का भी आरोप है और अन्य लोगों का भी यही आरोप है। इसलिए आरजेडी ने उस इलाके में तेजस्वी का प्रभाव बढ़ाने के लिए जो सीटें हैं वो आरजेडी के साथ रखी। तो आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी खींचतान किस तरह का है और यही आरोप बीजेपी भी लगाई है और बीजेपी नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि कोसी इलाके में तेजस्वी का प्रभाव कम न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया सीट बीमा भारती को दे दिया, क्योंकि यदि वहां से पप्पू यादव चुनाव लड़े और कहीं जीत गए तो उस इलाके में पप्पू यादव का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा और तेजस्वी यादव का जो प्रभाव है वो कम होगा। तो ये आरोप बीजेपी के तरफ से भी है, पप्पू समर्थकों के तरफ से भी है और कई ऐसे लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि तेजस्वी का पूरा टारगेट 2025 है और तेजस्वी ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हमारा प्रभाव बढ़े, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, उन तमाम इलाकों में तेजस्वी का प्रभाव बढ़े। इसलिए कोई ऐसे नेता को मजबूती के साथ नहीं बढ़ाना चाहते हैं जो तेजस्वी के प्रभाव में बाधा बने। जी, और एक सवाल ये भी था कि क्या चोट खाए पप्पू यादव अब बीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उसमें भाग लेंगे?
देखिए, पप्पू यादव केवल मौन रह जाएंगे या अपने समर्थकों के बीच संदेश दे देंगे तो इसका कुप्रभाव पड़ सकता है, ऐसा राजनीति के जानकारों का मानना है। खास करके कोसी इलाके में पप्पू यादव का एक प्रभाव तो है ही। हालांकि बिहार में सारे वोट बैंक जातिगत आधार पर निर्धारित होते हैं, लेकिन पप्पू यादव का उस इलाके में अपना एक दबदबा है। यानी अपना दबदबा होने का फ़ायदा वो उठाना चाह रहे थे कि कुछ वोट पार्टी का हो और कुछ अपना वोट मिलके हम सांसद बन जाए। तो निश्चित रूप से यदि पप्पू यादव मुंह मोड़ेंगे तो महागठबंधन के जो कैंडिडेट है बीमा भारती, उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा राजनीति के जानकार भी मानते हैं और ऐसी बातें दबे जुबान आरजेडी के नेता भी मानते हैं। तो आप साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पप्पू यादव की क्या मंशा है, किस रणनीति के तहत इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे और पूर्णिया सीट न मिलने की वजह से उनके अंदर किस तरह की पीड़ा है, किस तरह का क्षोभ है, इसके आधार पर वो अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन उनकी बातों से तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस पहुंची है, क्योंकि वो इसी उद्देश्य से महागठबंधन में भी शामिल हुए थे और अपने दल का विलय करके कांग्रेस का दामन थामा था। जी और बिल्कुल कांग्रेस दोहरा दे 2009 के चुनाव की कहानी। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी पहली बार 1998 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर उतरे थे और तब से लेकर अब तक 26 साल में कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों दल अलग अलग चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि आरजेडी के खाते में कितनी सीटें गई हैं और इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बिल्कुल साफ साफ है कि लालू प्रसाद का दबदबा लगातार कायम रहा है। हमारे साथ आशुतोष कुमार बने हुए हैं पटना से। आशुतोष, ये बताइए कि क्या लगता है, लालू प्रसाद का पलड़ा इस बार भी भारी पड़ा, कांग्रेस इस चीज को कैसे लेगी, क्या कुछ स्टैंड ले सकती है आगे? देखिए, कांग्रेस के समक्ष कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कांग्रेस का अपना जनाधार नहीं है। कांग्रेस जब अकेले लड़ी है, हार का सामना की है, लगातार वो आरजेडी के सहारे या किसी अन्य दल के सहारे ही आगे बढ़ी है, लगातार आरजेडी का साथ लेके वो आगे बढ़ी है। अगर हम इससे पहले महागठबंधन के चुनाव की बात करें तो कई चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ होने की वजह से कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके कैडर नहीं हो, जब आपका जनाधार नहीं हो, तो आपके सहयोगी के अलावा कोई विकल्प नहीं होते हैं। और बिहार में कमोबेश कांग्रेस का यही हालात है। कांग्रेस जब सीट लाई है अपने सहयोगियों के दम पे, और वर्तमान जो हालात है या पहले भी इसी तरह के हालात रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका में क्षेत्रीय पार्टियां रही है। यानी आरजेडी कांग्रेस के बीच समझौता तो जरूर हुए हैं, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी रही है और आरजेडी के वोट बैंक के दम पे कांग्रेस चुनाव जीती है। तो जो स्थिति है उसी को आधार पे रख के एक तरह से कहें कि कांग्रेस समझौता करेगी, क्योंकि इससे पहले शिवानंद तिवारी का बयान आया था कि जिस अंदाज में कांग्रेस दबाव बना रही है कि 15 सीट चाहिए, 16 सीट चाहिए, किस आधार पे आरजेडी कांग्रेस को इतनी सीटें दे, जबकि बिहार में उसका कोई जनाधार नहीं है। तो आरजेडी के बड़े नेता इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है और ऐसी स्थिति में इतनी ज़्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं दी जा सकती है। शायद यही वजह है कि इतने दिनों तक मंथन चलता रहा और इस मंथन का ये नतीजा निकला कि कांग्रेस लगातार 15-16 सीटें मांग रही थी और अंततः 9 सीटों पे समझौता हुई है। हालांकि आरजेडी के तरफ से 7 सीट देने की बातें कही जा रही थी, 2 एडिशनल सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई है। तो ये जो नोक-झोंक के हालात रहे, जो ये तरह से कहें असमंजस की स्थिति रही या बात नहीं बनने वाली स्थिति रही, उसी का यादव के सामने लालू यादव के फैसले को स्वीकार करने का ही विकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए आपका।